हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक, तो गाइस ये हमारा लास्ट यूनिट है। ठीक, इसके बाद हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें मैं बताते जाऊँगा आप सभी को, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि गाइस हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स फ्री में देख सकते हो। तो गाइस देखिए, हम सबसे पहले इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो गाइस एग्रीगेट डिमांड को जानने के लिए आप सभी को सबसे पहले एग्रीगेट का मतलब समझना पड़ेगा। तो गाइस एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक, टोटल डिमांड। ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको मीनिंग से समझाऊं तो इसकी मीनिंग को हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फाइनल गुड्स, आप सभी हमारे साथ पढ़ के रखे। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। वैसे टाइप की गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ऑल इकोनॉमी गाइस आपने हमारे साथ पढ़ के रखा है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। अकाउंटिंग पीरियड आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अब इससे एक बार मीनिंग पढ़ते हैं। इट इज अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। एग्रीगेट डिमांड मतलब जो भी फाइनल गुड्स की टोटल मनी वैल्यू है, ठीक, जो कि पूरे इकोनॉमी ने डिमांड किया है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स की टोटल वैल्यू जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो सभी इकोनॉमिक्स डिमांड करती है और वो पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड तक के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। मतलब जब भी सभी इकोनॉमी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करती है वो अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो ये तो गाइस इजी था। तो एग्रीगेट डिमांड में आपको अगर सरल भाषा में बताओ तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। ठीक है, पूरे कंट्री में टोटल लोग कितना डिमांड कर रहे हैं उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो गाइस एग्जाम्स में से कंपोनेंट्स आते हैं जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ठीक, सबसे पहला है हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, इसे हम शॉर्ट में सी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हाउस होल्ड, ठीक है, गुड्स एंड गुड्स को परचेस करने के लिए जब भी टोटल एक्सपेंडिचर करता है उसे हम हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। मतलब जब भी हाउस होल्ड कोई भी सामान को खरीदने के लिए जब भी कुछ खर्चे करता है उसे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। अब अगला है हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसे हम शॉर्ट में आई की हेल्प से डिनोट करते हैं। तो देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट फर्म जब एक्सपेंडिचर करती है कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए उसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। तो गाइस कैपिटल गुड्स मतलब जैसे मशीन हो गया, ये सारे चीज कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो जब भी आपकी प्राइवेट या गवर्नमेंट फर्म्स, मतलब कुछ भी हो सकती है कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन, जब भी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए जो भी खर्चे करती है उसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। थर्ड है हमारे पास गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जब भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे खर्चा करती है उसे हम गुड्स गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में जी की हेल्प से डिनोट करते हैं। ठीक, तो गाइस हाउस होल्ड और ये पूरा सेम है, लेकिन अंदर क्या है, यहाँ पे हाउस होल्ड जब कोई भी गुड्स को खरीदने के लिए खर्चा करती है तो उसे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होता क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी सामान को खरीदने के लिए जब खर्चा करती है तो उसे हम गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। ठीक, अब है अगला कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट डिमांड। तो नेट एक्सपोर्ट डिमांड क्या होता है, जब भी आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करोगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट डिमांड निकल जाएगा। तो देखिए गाइस, एक्सपोर्ट का ये एक्स, इंपोर्ट का ये एम, तो वही एक्स माइनस एम की हेल्प से हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट डिमांड को डिनोट करते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे, एक्स मतलब ये वाला एक्स, इंपोर्ट का एम ये वाला एम। ठीक, तो एक्स माइनस एम मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। हम इसे नेट एक्सपोर्ट डिमांड को शॉर्ट में इस तरीके से शो करते हैं। तो गाइस जब आप ये सारे कंपोनेंट्स को प्लस कर दोगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू, देख सकते हैं आप, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, तो वो आपका एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। अब गाइस आपने, आपकी सीबीएसई ने हमें बोला है कि भाई सिर्फ बच्चे लोग को सिर्फ पढ़ाया जाए सी और आई का, लेकिन गवर्नमेंट और एक्स एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट डिमांड भी होता है। लेकिन गाइस ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आप बीकॉम या बीबीए में पढ़ोगे तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें एडी इक्वल्स टू सी आई, बस इतनी की हेल्प से हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर को समझना है। ये भले ही है, लेकिन हमें अभी के कोर्स में, आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ सी प्लस आई तक का है, जी प्लस एक्स माइनस एम नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब गाइस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने आपको बताया था 3 सेक्टर इकोनॉमी,
जहाँ पे हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का वही है। और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हमने आपको बताया था इंटरनेशनल सेक्टर आ जाता है। तो इंटरनेशनल सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक। तो इसलिए थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी सीबीएसई ने बोला कि वो हम बीकॉम या बीबीए वो सारे हायर एजुकेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ट्वेल्थ के लिए आपको थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर इकोनॉमी की हेल्प से हम एग्रीगेट डिमांड को आपको नहीं समझना है, हमें बस टू सेक्टर इकोनॉमी की हेल्प से क्या करना है, ये सारी चीज़ को समझना है। तो आपको पता है टू सेक्टर इकोनॉमी में आपका हाउस होल्ड और साथ ही साथ आपका फर्म्स भी आते हैं और आपका क्या आता है, एक बैंकिंग, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें पढ़ना है। लेकिन बस अभी आप दिमाग ज़्यादा मतलब है कि AD इक्वल टू C+I होता है, बस इतना सोच के आप क्या करेंगे, हम पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे शेड्यूल लिखा है। शेड्यूल का मतलब एक ऐसा टेबुलर फॉर्म जहाँ पे हम बहुत सारे फिगर्स को शो करते हैं, ठीक। तो गाइस हम एग्रीगेट डिमांड का हम आपको डायग्राम समझाएंगे, लेकिन डायग्राम समझने के लिए हमें सबसे पहले शेड्यूल को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा है इनकम, और गाइस हम इनकम को शॉर्ट में वाई कहते हैं, ठीक। कंजम्पशन को हम शॉर्ट में सी कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट में आई कहते हैं। और आपको पता है एडी कैसे निकलेगा, C+I, ठीक। तो गाइस यहाँ पे हमने इनकम में लिखा है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो ये बस हमने एक एज्यूम करके लिखा है पूरा टेबल, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम आधे से ज़्यादा हर समय सिर्फ यही वाला टेबल लेके चलेंगे कि आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े और आपको बहुत कंफर्ट हो। तो हम यही वाला टेबल को क्या करेंगे, हर बार यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप इजिली लर्न कर लो। तो यहाँ पे हमने इनकम लिखा, यहाँ पे हमने कंजम्पशन लिखा 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520, ठीक। अब गाइस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने 40 40 40 40 40 लिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसा हमारा इनकम क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो गाइस जब भी आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है, जब भी आपका इनकम बढ़ेगा, तो गाइस आपका इन्वेस्टमेंट अगर सेम रहेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ अभी आपको याद रखना है कि जब भी इनकम बढ़ते जाएगा और आपका जब भी इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, जैसे हमारा यहाँ पे इनकम देखो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा सेम है, 40 40 40 40 है। तो हमारा इनकम बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम है, तो वैसे टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये चीज़ मुझे आपको एक बतानी थी, ठीक। तो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट 40 40 लिखा। अब आपको पता है AD इक्वल टू C+I होता है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, C और I, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब आप आपस में प्लस करते जाओगे तो आपका AD निकलते जाएगा। जैसे 40 + 40 80 हो गया, 120 + 40 160 हो गया, 200 + 40 240 हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, सबको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब प्लस करोगे तो आपका AD निकल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि AD इज इंक्रीजिंग बट एट कांस्टेंट रेट। आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो AD है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देखो पहले 80 से 160 हुआ, 160 से 240, 240 से 320, 320 से 400 करके ऐसे हमारा जो AD है ये क्या जाता है, बढ़ते जा रहा है। तो AD इज इंक्रीजिंग का मतलब है हमारा AD जो है बढ़ते जा रहा है। बट एट कांस्टेंट रेट का मतलब है गाइस यहाँ पे देखो बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखना 80 80 मतलब 160 माइनस 80 करोगे तो 80 आएगा, 240 माइनस 160 करोगे तो 80 आएगा, 320 माइनस 240 करोगे तो 80 आएगा, 400 माइनस 320 करोगे 80 आएगा, इसमें भी 80 आएगा, इसमें भी 80 आएगा। मतलब हमारा AD बढ़ तो रहा है, 80 से 120 सॉरी 80 से 160, 160 से 240 से बढ़ तो रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट में, मतलब 80 80 80 80 सेम है, ठीक। तो इसी का मतलब है हमारा AD तो बढ़ तो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट में, ठीक। तो ये चीज आपने एक चीज यहाँ पे देखी। अब मुझे यहाँ पे आपको और एक चीज बताना है कि गाइस यहाँ पे देखिए हमारा इनकम जब 0 है तो हमारा कंजम्पशन 40 है। गाइस कंजम्पशन का मतलब है कुछ भी चीज को खाना या फिर कुछ भी चीज का यूज करना, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। तो देखिए गाइस, देखिए हमेशा याद रखिए अगर आपकी इनकम भी 0 होगी तभी आप कंज्यूम करोगे कुछ भी चीज। जैसे देखिए आज आप मेरी जो लेक्चर्स देख रहे होंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी कमाता नहीं होगा, आपकी इनकम मतलब 0 है, आप कमाते नहीं हो मतलब आपकी इनकम 0 है। लेकिन गाइस आज भी आपकी इनकम 0 है लेकिन आज भी आप कंजम्पशन तो कर रहे हो। क्या आज आप गाइस खाना, मतलब आज आप इनकम कुछ मतलब पैसा नहीं कमाते लेकिन आज भी आप खाना खा रहे हो, आज भी आप पानी पी रहे हो, ठीक। आज भी गाइस आप मेरी लेक्चर देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, और उस आप मोबाइल का भी कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब मोबाइल का यूज भी कर रहे हो। आप कमाते भी नहीं हो तभी आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, मोबाइल में जो डाटा है उसका भी आप यूज कर रहे हो। मतलब इनकम अगर आपका 0 भी होगा तो गाइस तभी आप कंजम्पशन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यही चीज आपको बतानी थी। यहाँ पे हमने लिखा भी है इवन इफ योर इनकम इज 0, लेकिन आपकी कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगी, ठीक। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, इवन इफ योर इनकम इज 0, लेकिन आपकी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा 0 से ज्यादा होगी। अगर गाइस मान लीजिए कि अगर आप कमाओगे नहीं और आप कुछ खाओगे भी नहीं या कुछ चीज का भी यूज नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, है ना। तो इवन इफ योर इनकम इज 0 तभी आपका कंजम्पशन होता है। अगर आप आज कुछ कमा भी नहीं रहे हो तभी आप कुछ खा तो रहे हो,
पी भी रहे हो, कुछ चीज़ को यूज़ भी कर रहे हो, है ना? तो आप कंजम्पशन कर ही रहे हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपकी इनकम अगर ज़ीरो भी हो गई, लेकिन आपका कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो गाइस इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे हम किस तरीके से शो करते हैं? सी और उसके ऊपर बार। ये क्लास जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो समझते होंगे सी और बार, ठीक? इस तरीके से हमने लिखा है सी के ऊपर बार, ठीक? इस तरीके से तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आप समझ गए होंगे इवन इफ योर इनकम इज ज़ीरो, लेकिन आपका कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी और ऊपर बार की हेल्प से शो करते हैं, सी बार की हेल्प से शो करते हैं, ओके? अब गाइस इसका एक बार हम फटाफट डायग्राम भी देख लेते हैं। तो गाइस डायग्राम देखिए, इस यहाँ पे एक्स में इनकम लिखा, वाई में एडी लिखा, एग्रीगेट डिमांड, और आपको पता है एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब गाइस देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 40-40-40 सेम था, इसलिए हमने एक सीधी लाइन बना दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कंजम्पशन है ये क्या होता है? बढ़ रहा है, तो हमने इसे बढ़ा दिया ऊपर की ओर। और आपका गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एडी है ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो इसकी भी लाइन एकदम क्या है? स्ट्रेट है। तो गाइस एडी की लाइन ये वाली है, कंजम्पशन की लाइन ये वाली है, इन्वेस्टमेंट की लाइन ये वाली है, और आपको यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या है? सी डैश मतलब सी बार है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की। अगर आपकी इनकम भी जीरो होगी लेकिन आप क्या करोगे? उससे ज्यादा ही आपका कंजम्पशन होगा, जीरो से ज्यादा ही होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए सी की लाइन हमने जीरो से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी इनकम भी जीरो होगी तभी हम कंजम्पशन करते हैं, इसलिए हमने जीरो में नहीं बनाया, यहाँ ऊपर से बनाया कंजम्पशन की लाइन, ठीक? तो इतने पोर्शन को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्री? तो गाइस अब आपको एक डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आपको पता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। एडी इज पॉजिटिव स्लोपिंग, जो क्यों मतलब एडी आपका पॉजिटिव स्लोपिंग ऊपर की ओर जाता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज एडी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, एडी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। इसे हम इस तरीके से शो करते हैं, ऊपर एट अ कांस्टेंट रेट। तो हमने वही चीज लिखा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में कि एडी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि वो इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। कंजम्पशन इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हमारा कंजम्पशन है ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और आपको उसे एक्सप्लेन करना है क्यों है? क्योंकि इवन इफ आवर इनकम इज जीरो तब भी आपका कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक? तो ये तो हो गया गाइस एग्रीगेट डिमांड। अब हम फटाक से एग्रीगेट सप्लाई को भी पढ़ लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई भी बहुत ईजी है। देखिए, इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑल इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो भी आपका फाइनल गुड्स है, ठीक? जो भी आपका टोटल वैल्यू मतलब फाइनल गुड्स का जो भी आपका टोटल वैल्यू है, जब आप उसे ऑल इकोनॉमी में सप्लाई करते हो एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। मतलब जब भी पूरी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स सप्लाई होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के समय, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्रीगेट सप्लाई विल बी ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होगा ये आपका हमेशा नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल इनकम के बराबर आएगा। अगर आपका नेशनल इनकम आ रहा है 500 करोड़, तो मतलब आपका एग्रीगेट सप्लाई भी 500 करोड़ आएगा, ठीक? तो गाइस जैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स थे, वैसे हमारे एग्रीगेट सप्लाई के भी कुछ कंपोनेंट्स है। हालांकि एग्रीगेट सप्लाई के हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे आपने सी पढ़ा है, सेम इसका मतलब है। और दूसरा कंपोनेंट है सेविंग, जिसे हम शॉर्ट में एस की हेल्प से शो करते हैं। तो एग्रीगेट मतलब आप जब ये दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने ये सारी चीजों को प्लस किया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ रहा था। हाँ, और गाइस मुझे और एक चीज बताना है कि एग्जाम्स में अगर आपको पूछेगा कि भाई एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन बताइए, मतलब एग्रीगेट डिमांड का पूरा फॉर्मुला बताइए, तो आप ये वाला फॉर्मुला बताना, ठीक? आप गलती से ये वाला बता मत देना, आपको पूरा पूरा बताना है, ठीक? लेकिन हम इससे यूज करके चलेंगे, लेकिन एग्जाम्स में अगर आपको पूछेगा एग्रीगेट सब डिमांड का पूरा फॉर्मुला, तो आप ये वाला बताना, ठीक? अब गाइस यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई हमने बताया कि ये दोनों का प्लस कर दोगे, एग्रीगेट डिमांड इज अ सम ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है? तो कंजम्पशन और सेविंग को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। अब गाइस मुद्दा ये कि हम सेविंग कैसे निकालते हैं। तो गाइस सेविंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम है उसमें से जब आप कंजम्पशन को माइनस करोगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि गाइस आपके पास 10 रुपीज है, ठीक? 10 रुपीज आपकी क्या है, इनकम है, एग्री? अब गाइस उस इनकम में आपने क्या किया, 5 रुपए खर्चा कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 रुपए है, उसमें से आपने 5 रुपए खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा? तो आप सभी बोलोगे कि सर हमारे पास 5 रुपीज बचेगा। तो गाइस दिस 5 रुपीज इज योर सेविंग, मतलब 5 रुपए आपके पास बच रहा है एज अ सेविंग, और आपकी इनकम 10 और आपकी कंजम्पशन 5। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जब आप अपनी इनकम से जो भी पैसा आप खर्चा कर देते हो, कंजम्पशन को माइनस कर देते हो, तो आपके पास वो पैसा आ जाता है जो पैसा आपके पास बचा है। जैसे 10 माइनस 5 किया 5 आया, मतलब ये 5 क्या आपके लिए सेविंग है। तो सेविंग मतलब जो भी पैसा आपके पास बचा होता है, ठीक? उसे हम सेविंग कहते हैं। अब गाइस इसका भी हम शेड्यूल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था सेम वाई इनकम को लिया है 0, 100, 200, 300,
400, 500, 600। कंजम्पशन को सेम 40 से लेकर 520 तक सेम लिखा है। अब आपको पता है कि सेविंग कैसे निकालते हैं, हमने अभी बताया y माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा। तो देखिए 0 माइनस 40 करोगे माइनस 40 आएगा, 100 माइनस 120 करोगे 20 आएगा, माइनस 20 आएगा, 200 माइनस 200 करोगे 0 आएगा, 300 माइनस 280 करोगे 20 आएगा, 400 माइनस 360 करोगे 40 आएगा। ऐसे करके आप निकालोगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालना है। इसके लिए आपको कंजम्पशन प्लस सेविंग जब आप ऐड कर दोगे तो आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। तो आपका कंजम्पशन ये है, आपका सेविंग ये है। तो मतलब ये दोनों को जब आप प्लस करते जाओगे तो आपका एग्रीगेट सप्लाई निकलते जाएगा। जैसे 40 माइनस 40 करोगे तो 0 आएगा, 120 माइनस 20 करोगे तो 100 आएगा, 200 प्लस 0 करोगे तो 200 आएगा, 280 प्लस 20 करोगे 300 आएगा, 360 प्लस 40 करोगे 400 आएगा, 440 प्लस 60 करोगे 500 आएगा। ऐसे करके आप पूरा निकालोगे तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी निकल जाएगा। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। अब गाइस एग्रीगेट सप्लाई का हम एक बार डायग्राम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए वाई में हमने इनकम लिखा, मतलब एक्स में हमने इनकम लिखा, वाई में हमने एग्रीगेट सप्लाई लिखा। क्योंकि हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं इसलिए हम वाई में एग्रीगेट सप्लाई लिखे, जो कि सी प्लस मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब गाइस आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई देखो 100 माइनस 0 करोगे तो 100 आ रहा है, 200 माइनस 100 करोगे तो 100 आ रहा है, 300 माइनस 200 करोगे तो 100 आएगा। तो गाइस वैसे आप करते जाओगे तो आपको दिखेगा कि हर समय 100 100 100 आ रहा है, ठीक। और लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ तो रहा है। देखिए 0 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ है, 200 से 300 हो रहा है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ तो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट में 100 से ही बढ़ रहा है, 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 100 100 मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन सिर्फ 100 100 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज हमने लिखा जैसे एग्रीगेट डिमांड में हमने लिखा था कि एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीजिंग बट एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो वही सेम चीज इसी के कारण, क्योंकि अब हमारा एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट है, इसके कारण इसका जो स्लोप है ये इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब गाइस मान लो कि अगर ऐसा होता इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट तो आपका क्या होता है, ऐसा बढ़ता तो लेकिन ऐसे नीचे की ओर जाता। अगर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता तो ऐसे बढ़ता तो लेकिन ऐसे की ओर जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट है इसलिए लाइन सीधी गई है, यहाँ पे इसलिए सीधी गई है। तो ये वाली स्लोप आपको पता है एएस होता है, और एएस कैसे निकालते हैं, सी प्लस एस कर दोगे तो आपका एएस निकल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब भी आप एग्रीगेट सप्लाई निकालते हो तो आपका जो भी स्लोप बनता है गाइस वो एकदम 45 डिग्री का होता है, ठीक। आपको पता है कि मैथ्स वाले बच्चों को आपको पता है कि ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई पूरा एक आधा एंगल बनाता है, एक पूरा हाफ एंगल बनाता है, इसलिए 45 डिग्री हो गया। और इसको पूरा जोड़ दोगे तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि आधा हाफ एंगल बनाते हैं इसलिए पूरा 45 डिग्री होगा, ठीक। अब गाइस कभी कभी एग्जाम्स में आपको ये पूछ देता है कि भाई बताओ कि एग्रीगेट सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये 45 डिग्री होता है। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई कीनेस के इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बताइए कि एग्रीगेट सप्लाई में 45 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो गाइस ये केनेसियन ना एक बंदा रहता है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इंपॉर्टेंस इसका देख लो। ये गाइस यहाँ पे मैंने यही चीज बस लिखी है कि गाइस मान लो कि अगर आपने यहाँ पे डंडी बनाएगी, यहाँ पे डंडी खींचोगे तो गाइस इतना जो लेंथ है इसका ये हमेशा इसके लेंथ के बराबर होगा, ठीक। तो ये इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहला ये है कि अगर आपने एक्स से कोई भी लाइन खींच रहे हो तो उसका जितना भी लेंथ होगा वो सीधा बराबर होगा इसके, ठीक है। तो यही चीज हमने लिखा है। सबसे पहले तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये जीरो के यहाँ से ओरिजिनेट होता है। सिंस y and x axis have the same scale, the 45 line has the property that any point on it distance up x axis, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अप x axis का मतलब x axis से जब आप कोई भी लाइन खींचोगे इज एक्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस अक्रॉस y एक्सिस, तो वो क्या होगा पूरे y के बराबर होगा। मतलब मान लो कि आपने यहाँ पे लाइन खींची, ये 3 सेंटीमीटर है, तो गाइस यहाँ पे जो इसके बाद ये पॉइंट से बाद यहाँ आप लाइन खींचोगे तो ये भी हमेशा 3 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पे एक्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस अक्रॉस y एक्सिस का मतलब भी यहाँ पे यही है। और यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है कि जब भी आप यहाँ से कोई भी लाइन खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है गाइस इस एग्रीगेट सप्लाई का। अब गाइस मुझे आपको यहाँ पे और एक चीज बतानी है। देखो गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मुला शीट बनाते जाएंगे, यहाँ पे मैं सारे फॉर्मुला लिखते जाऊंगा, ठीक। देखो जैसे एग्रीगेट डिमांड का हमने फॉर्मुला यहाँ पे लिख दिया, एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ठीक। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, हमने यहाँ पे आपको और एक फॉर्मुला बताया कि ए एस इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब गाइस यहाँ पे हमने और एक चीज बताई है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू योर नेशनल इनकम। और गाइस नेशनल और हमने आपको बताया कि इनकम को हम हमेशा वाई की हेल्प से शो करते हैं, ठीक। तो गाइस हमें पता है कि ए एस इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, मतलब वाई को हम इनकम की हेल्प से डिनोट करते हैं, तो वाई को हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गाइस ए एस की जगह अगर वाई भी लिख दूँ, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन भी जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि हमने आपको बता चुका है कि आपका एग्रीगेट
सप्लाई जो है वो आपके नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो वही चीज़ लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी नेशनल इनकम के मतलब वाई के इक्वल होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह हमने वाई लिख दिया और बाकी पूरा सेम लिख दिया, तो हमारा और एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमने आपको और एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी बताया है कि दैट योर सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ये भी यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको बताया है। सो गाइस ऐसे हम क्या करेंगे, जब जब कोई भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उनके फॉर्मूले हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस चैप्टर की तो हमें बहुत ईजी हो। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है आज का खत्म। हम सब आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आप सभी को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप हमारी ई बुक को डाउनलोड करना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, सीबीएसई में आ चुके क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर, हर वो चीज़ एक प्रोवाइड करके दिया है ई बुक में। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमें आप व्हाट्सएप में भी बोलेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप में भी दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है और वीडियो के बीच में भी पॉप आउट हुआ है। ठीक है, थैंक यू।